हेलो एवरीवन, सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स बाय सुरभि पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग ने इससे पहले चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड वगैरह वगैरह। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गया। ऐसा तो नहीं है ना जब हम इनको खरीदने जाते हैं हम तुरंत इनको कंज्यूम कर करके खत्म कर देते हैं, नहीं, ये लंबे समय तक चलती है। तो इनकी जो डिमांड होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मतलब अगर इसमें प्राइजेस में ज़रा सा भी हेर फेर होगा ना, तो लोग क्या करते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं कि यार अभी इसके प्राइस ज़्यादा है, हम बाद में खरीद लेंगे, क्योंकि इनको इनकी इमीडिएट ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जिन गुड्स की इमीडिएट ज़रूरत होती है वो प्राइस से मतलब प्राइस से इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुरंत उसको खरीद लेते हैं। बट इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, हम जैसे कि अगर कार है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी कुछ ऐसा लॉज आ गए हैं या कुछ ऐसा एक्साइज टैक्सेस लग रहे हैं जो भी है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो क्या लोग अभी खरीदेंगे? इतनी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, वो कार को 1 महीने बाद भी परचेज कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उस प्राइस पे रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इनको वॉलेटाइल कहते हैं, ये इनको लॉन्ग टर्म में वो देते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा रिटर्न आंसर नहीं होगा, बट एक एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये समझ लो बस कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं विद फ्लक्चुएटिंग डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, ये आज का मेन टॉपिक, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? ये बेसिकली आपका एक तरीके से एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि कंज्यूमर की खुद की प्रेफरेंसेस या कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर की मेंटालिटी कैसी है, उस पे उस गुड की डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, ना कि प्राइस पे। ठीक है, प्राइस एक वन ऑफ द फैक्टर होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नैलिटीज पढ़ते हैं तो प्राइस के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिससे डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, उसे हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि इसमें क्या है, हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि हाँ प्राइस गिर गया डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी, नहीं। इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक है, उसमें से हम पहला पढ़ते हैं विच इज़ द बैंडवैगन इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है। इसमें क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है एक तरीके से कि हाँ प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हमें ऊपर ऊपर से दिखेगा, लेकिन उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो देखो। इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे लिखा है ना, कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टू गुड्स बिकॉज अदर्स आर बाइंग देम, क्योंकि दूसरे के पास है इसलिए हम भी खरीदेंगे। जैसे होता है ना फ्रेंड सर्कल में, एक के पास आईफोन आ गया तो सबके अंदर आ जाता है कि नहीं अब हमें भी लेना है। आईफोन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट, कि सबके पास है हमें भी चाहिए, बिकॉज हमें भी अपना एक सोशल स्टेटस चाहिए कि ओ हमारे पास भी आईफोन है। तो ये जितने ज्यादा लोग खरीदते जाएंगे उतने ही उनके आसपास के लोगों के अंदर रहेगा कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक है, so this effect occurs when the quantity demand of a good increases as more and more individuals buy it। तो इसको एक्सप्लेन किया है, ये मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है। मतलब अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं पीपीटी पे बैठ के ग्राफ्स वगैरह बनाऊँ, तो इट्स बेटर कि पेपर में लिख के फोटो लगा दो, तो इससे समझ में भी आ जाएगा आसानी से। देखो, तो ये पहला हमारा डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई गुड है जो उसको डिमांड कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस मतलब 100 से कुछ ज्यादा है, लाइक समझ लो 120 चल रहा है, जिसमें 10,000 लोगों ने इस गुड की डिमांड करी है। एक्स एक्सिस में आपके क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे 10,000 डिमांड है, मतलब यानी 10,000 लोग उस पर्टिकुलर गुड को डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब 10,000 लोगों को देख के कुछ बाकी के लोग हैं, उनको भी आया कि नहीं हमें भी ये गुड चाहिए, तो और लोगों ने उसकी डिमांड करी। तो इससे क्या होगा, अब ये प्राइस की वजह से नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस की वजह से होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था कल, कि जब लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइस गिर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स हैं। जब हमने क्या पढ़ा था, जब अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है या घटती है तो सीधे कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नहीं घटा है, लेकिन लोगों को देख के लोगों के अंदर के मन में आया कि हमें भी चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं है, तो अब डिमांड बढ़ेगी, तो कर्व क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट पढ़ा था कल, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, डिमांड क्या है हमारी, बढ़ गई। और डिमांड बढ़ने से यूजुअली क्या होता है,
प्राइस तो गिरेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो अब प्राइस जो मान लो पहले 120 था, वो अब कितना बचा, 100 रुपीज बचा। अब लोगों के पास कितने गुड्स हैं, 20,000, मतलब सॉरी 20,000 डिमांड्स हैं। तो अब 20,000 लोगों को देखिए और लोग इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ लो। तो और लोगों ने उसकी डिमांड करी, तो डिमांड कब हमारा और आगे बढ़ गया। फिर उनको देख के और लोगों ने डिमांड करी, तो डिमांड कब हमारा और बढ़ गया। तो ऐसे क्या होता है कि प्राइस की वजह से नहीं, बस अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती चली जाती है। इसलिए कर्व है क्या है, आउटवर्ड शिफ्ट होने लगता है, राइटवर्ड शिफ्ट होने लगता है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी कम होता रहता है। तो अब हम इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो प्राइस इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगी, पहले मैं निगेटिव वाला समझा लेती हूँ, ठीक है। तो निगेटिव है स्नॉब इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है जो यूनिक चीजें खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार जो म्यूजियम्स वगैरह में जाते हैं कि यार जो दुनिया में सबसे नायाब चीज है वो ला के दो मुझे, ठीक है। उनको ये नहीं है, वो भेड़ चाल में चलने वाले नहीं है कि सबके पास ये है, आईफोन है तो मैं भी आईफोन ही लूंगा, नो। ये लोग वो लोग हैं जिनको सोसाइटी में अलग दिखना है, ठीक है। जो गाड़ी एकदम नई आई है, किसी के पास नहीं है, वो मैं लूंगा या वो मैं लूंगी। होता है ना कि मैं अपने सर्कल में सबसे अलग गाड़ी लेना चाहता हूँ, सबसे बड़ा घर लेना चाहता हूँ, सबसे कुछ नायाब सी नो रेयर पीस ऑफ आर्टिफैक्ट्स लेना चाहता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए, तो ये यहाँ पे ये लोग उन चीजों की वैल्यू ज्यादा करते हैं जिन जब जो वो चीज कम लोगों के पास हो, ठीक है। जितने कम लोगों के पास वो चीज होगी, लोग उसकी कदर ज्यादा करते हैं। ये स्नॉब इफेक्ट होता है। जैसे लग्जरी कार्स है, अगर आज के टाइम पे अगर ऐसे मान लो कोई क्या बोले, जैसे बुगाटी, अगर बुगाटी इंडिया में चल रही होगी अभी, है ना, एक दो लोगों के पास ही होगी, तो सब लोग उसको देखे करेंगे वाओ क्या वो है, मतलब लोग उसको देख के सिर्फ चाह ही रख पाएंगे, खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतनी महंगी गाड़ी है। लेकिन अगर वही, अगर हर दूसरे बंदे के पास अगर आज वो गाड़ी होगी, तो उसमें वो चीज, वो रेयरिटी नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये तो जिनके अंदर स्नॉब इफेक्ट होगा, पैसे वाले लोग होते हैं ये लोग, तो ये वैसे ही होंगे कि भैया हमको सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, भले उसकी यूटी मतलब प्राइस में उतनी वर्थ ना हो, लेकिन भैया रेयर है, हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ से। तो ये ग्राफ है, तो ये जो फर्स्ट कर्व है D1, ठीक है, ये तब का है जब प्राइस से लेना देना वैसे इतना नहीं है, जब इसकी डिमांड बहुत कम थी। सिर्फ 10,000 लोगों के पास ये आइटम था, ठीक है। तो इसमें यूनिकनेस है, रेयरिटी है। अब क्या हुआ, ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर सिटी में लोगों की इनकम बढ़ गई हो, या कुछ हो गया हो कि दाम घट गए हो, कुछ भी हुआ, नहीं दाम नहीं हम लेंगे, इसके अलावा कुछ भी, प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोगों ने उस चीज को अफोर्ड करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, अब और भी ज्यादा लोगों की डिमांड उस चीज को लेकर के बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, जो लोग यूनिक रहना चाहते थे ना, उन लोगों ने अपना हाथ हटा लिया पीछे, कि अब तो ये चीज यूनिक रही नहीं, अब तो 20,000 लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड वो हटा लेते हैं डिमांड। तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, नीचे जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक लग्जरी कार है, जब वो नई नई लॉन्च हुई तो ये अमीर लोगों ने खरीद लिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके लोग, आसपास के लोग भी अमीर होने लगे, बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स। तो अब उन लोगों के पास भी ये क्या कहते हैं, गाड़ी खरीदने लायक पैसा आ गया, या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे हो गए कि ईएमआईज अच्छी मिलने लग गई है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये जो रईस लोग थे जिनके अंदर क्रेज था इस लग्जरी गाड़ी को लेकर के, वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यार अब तो हर दूसरे बंदे के पास है, तो वो इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड क्या होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब और भी ऐसे मान लो फिर से, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए, गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ गई, या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से अब और लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो और डिमांड बढ़ जाएगी। तो और ये जो लोग यूनिक रहना चाहते थे, इनकी भी ये अपनी डिमांड खींच लेंगे, तो ये वापस से कर्व नीचे हो जाएगा, तो ऐसे होता चला जाएगा। अब इनके जब सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मैच करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व ऑफ मार्केट, मार्केट डिमांड कर्व जो है हमारा बन जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देखो, स्नॉब इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट में, जो मार्केट डिमांड है इसका मोर और लेस वर्टिकल है, ठीक है। और इसमें देखो बैक नहीं हो रहा, ओ माय गॉड, ठीक है, तो अभी बैक हो नहीं रहा, मैं बता देंगे। और जो इसमें जो है मोर और लेस वर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो बहुत कम है,
ठीक है। अब अरे यार, हाँ, तो इसमें ये देखो कि ये क्या है, मोर और लेस क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। अब हम इसमें प्राइस इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट देखते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट कर्व लो, D1 वाला, जब 35 की डिमांड थी, तो जब 35 रुपीज प्राइस थे, तब 10,000 लोगों ने इसकी डिमांड करी थी। अगर हम इसी कर्व में चले, अगर प्राइस मान लो 15 हो जाता, तो 100,000 लोग इसको डिमांड करते, राइट। लेकिन ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट, ड्यू टू निगेटिव इफेक्ट ऑफ स्नॉब इफेक्ट, क्या हुआ, डिमांड कम हुई। जो लोग यूनिक रहना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड खींच ली। तो जिस वजह से जिसकी डिमांड 100 की होनी चाहिए थी, उसकी डिमांड से 30 के रह गई, ठीक है। तो उन्होंने अपनी डिमांड खींच ली। तो जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड से 35 से 15 पे जाने पे अगर डिमांड 10 से 100,000 बढ़ने वाली थी, बट ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट वो सिर्फ 30,000 रह गई। तो नेट इफेक्ट कितना बचा हमारा, 20,000 का, 10 से 30, 20,000 का। तो ये जो निगेटिव इफेक्ट रहा है 100 से इतना 30,000, वो क्या है आपका, स्नॉब इफेक्ट है, ठीक है। ठीक है, और ये है बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें आप रहो सेकेंड वाले डिमांड कर्व में, तो इसमें 100 प्राइस है, ठीक है। 100 प्राइस में 20 डिमांड थी। अगर प्राइस 100 से 50 हो जाता और इसी डिमांड कर्व में रहते हम, तो प्राइस कितना बढ़ता, 25 बढ़ता। लेकिन बैंड वैगन इफेक्ट यानी इन्फ्लुएंस हो गया लोगों ने। एक तो पहली बात, वो इन्फ्लुएंस थे कि 20,000 लोग खरीद रहे हैं, ऊपर से प्राइस भी ड्रॉप हो गया। तो अब जो लोग इन्फ्लुएंस थे, उनको और भी ज्यादा लोग उसमें इन्फ्लुएंस बढ़ गया, ठीक है, कि अरे भैया एक तो हमको लेना भी था, अब तो प्राइस भी ड्रॉप हो गया। तो यूजुअली देखते हैं ना, आईफोन के जब प्राइसेस गिरते हैं तो कैसे लाइन लग जाती है, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट ही है, ठीक है। अब प्राइसेस गिरा नॉर्मल, उस अगर डिमांड वैसी ही रहती, अगर बैंड वैगन इफेक्ट ना होता, ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग ना होती, तो सिर्फ 25 तक ही डिमांड जाती। बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, ये चीज कितनी हो गई, 40,000 की डिमांड, मतलब टोटल 20,000 डिमांड बढ़ गई। तो हमारा जो नेट इफेक्ट, जो प्राइस इफेक्ट होता, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड होती है, अगर कोई एक्सटर्नैलिटीज नहीं होती, तो सिर्फ 5,000 का हमारा प्राइस इफेक्ट होता। बट ड्यू टू बैंड वैगन ये कितना हो गया, कितना हो गया, 25 से 40, ये लाइन पूरी यहाँ तक जाएगी। लेट मी ड्रॉ, ये लाइन पूरी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो जो बैंड वैगन इफेक्ट है वो हमारा इतना रहा, और प्राइस इफेक्ट इतना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आई होप यू गाइस फाउंड दिस लेक्चर इंस्ट्रक्टिव, यूजफुल। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पीपीटी चाहिए हो या मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, आप टेलीग्राम पे ये सब अवेलेबल, आप मुझे पिंग करना, मैं आपको चैनल लिंक दे दूंगी, तो वहां से ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।